हाय दोस्तों, वेलकम टू टुडेज सेशन। मुझे जैसे कि आपको पता है कि आपके पास से डिमांड आ रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज इस टॉपिक पे वीडियोस बनाए जाए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे, तो इसलिए आज फाइनली आपके लिए मैं पॉलिटिकल पार्टीज पे एक वीडियो बना रहा हूँ और इसके आगे भी मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। ठीक है, सो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा एकदम अच्छे से, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि एनटीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए अब कंटिन्यूसली ये पॉलिटिकल पार्टी का जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक ये वीडियोस लाने वाला हूँ। ओके, सो कंटिन्यू वॉचिंग नाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एक और टॉपिक है जो कि सिविक्स में आता है, पॉलिटिकल साइंस में आता है, जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो पार्टीज के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडीड द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन प्रोसीजर। भले हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा ना हो, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि इस चैप्टर में उससे रिलेटेड कुछ है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा था, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इलेक्शन कैसे होता है वो सब हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज होती है हमारे इलेक्शंस में, वो हमें याद रखने की जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज ये चैप्टर पढ़ते समय। ठीक है, तो आज पार्ट 1 है। आज मैं फर्स्ट पेज और सेकंड पेज मैक्सिमम मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। देखिए, मैंने जो भी हाईलाइट किया हुआ है उसे प्लीज अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में फिलअप्स और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज आर अ लिंक दैट कनेक्ट्स कॉमन पीपल, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शंस। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, वो जो सामान्य लोग रहते हैं एक कंट्री के, और जो डेमोक्रेसी रहती है, डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो नेता होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके साथ, और जो उनका जो इलेक्शन होता है, ये सारी चीजों को एक साथ जोड़ने वाली कौन रहती है? पॉलिटिकल पार्टीज रहती है। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लिंक है, वो जोड़ती है इन सब चीजों को। किनको? जो कॉमन पीपल है, जो असामान्य इंसान है, अगर उसके दुख सुख सुनेगी पॉलिटिकल पार्टीज, और तभी वो उनके दुख के हिसाब से वहां पे जाके लॉज बनाएगी ना। तो इसलिए ये लिंक होती है पीपल, जो साधारण इंसान होते हैं, और डेमोक्रेसी के बीच में। Whatever we read or hear about politics is related to political parties। तो जो भी हम पॉलिटिक्स के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये सब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड होता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके, और इससे सब कुछ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड होता है। जैसे कि एकदम रिसेंट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में जो है आर्टिकल 370 हटाया गया था। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने हमारी रूलिंग पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था। तो इसलिए कोई भी अगर नियम कानून बनाए जाते हैं, तो जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका भी बहुत बड़ा उसके अंदर योगदान रहता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में होती है वो इसकी खामियां बताती है, वो इसमें क्या गलत है वो बताती है, जिससे कि जो रूलिंग पार्टी है वो उसके अंदर सुधार कर सके। ओके, तो इसलिए जो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट होती है। और उसके आगे देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट इन ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। जहाँ भी डेमोक्रेसी है, जहाँ भी लोगों की बात सुनी जाती है, जहाँ लोगों के हिसाब से नियम बनाए जाते हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज होती ही है। क्योंकि जब लोग है ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की लोगों को चॉइस दी जाती है, तो लोग उनमें से चूज करते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये पार्टी के जो नेता है वो हमारे लिए ये भला करेंगे। तो इसलिए जहाँ भी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज भी होती है। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट विथ ईच अदर ओनली इन अ डेमोक्रेसी। सिर्फ डेमोक्रेसी में ही तो पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे के साथ कंपटीशन का चांस मिलता है। नहीं तो अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो क्या होगा? कि सिर्फ एक ही ऐसी रूलिंग पावर है जो उस देश के ऊपर राज कर रही है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट है। ओके, और उसके आगे देखते हैं और क्या है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो देखिए, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कैसा होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अभी इसके अंदर कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं इस पैराग्राफ में, जस्ट विल गो थ्रू इट, और मैं फटाफट इसे एक्सप्लेन करते जाऊंगा। In your school and the surroundings, you must have seen some groups, institutions, organizations working to achieve some objective। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं अपने आसपास
सिर्फ स्कूल के सराउंडिंग्स में ही नहीं बल्कि हर जगह कि वो ऑर्गेनाइजेशंस कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि एनजीओज रहते हैं, वो डोनेशन वगैरह के ऊपर बेस्ड रहते हैं और ये जो है लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कुछ कुछ ऐसे काम रहते हैं वो उसके लिए काम करते हैं। सब ऑर्गेनाइजेशंस टेक इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब लोगों के बीच में अगर प्रॉब्लम्स आती है तो उनको रिजॉल्व करने में, उनको हैंडल करने में काम आती है। यू बस मे हैव रेड अबाउट द वेरियस मूवमेंट्स एंड देयर वर्क। मतलब कुछ ऐसे मूवमेंट्स हमने हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, जैसे कि हमने चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। चिपको मूवमेंट मतलब जब पेड़ों को बचाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ आ गए थे, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट्स वगैरह है ये कौन कराता है? ये ऑर्गेनाइजेशन से कराती है। ओके, अब देखिए हमने क्या बोला है। जस्ट एज देयर आर एक्टिव ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड मूवमेंट्स, सिमिलरली देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या करती है, वो अलग अलग कामों के लिए जानी जाती है। वैसे ही क्या होता है, देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी होती है जो इलेक्शन लड़ती है और अपने कामों को बढ़ाने के लिए ये इलेक्शन लड़ती है। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का ही एक प्रकार होता है पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लोगों के सुख दुख सुनते हैं और लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन उनके बीच में एक डिफरेंस भी होता है, ठीक है। देखिए डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस इज इन द गोल्स एंड स्टाइल ऑफ वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, लेकिन ये जो गोल रहता है, इनका जो एम रहता है कि उन्हें क्या करना है, वो कुछ अलग अलग रहता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, वो इलेक्शन वगैरह लड़ती है क्या? नहीं लड़ती, उनको वो सब चीजें नहीं रहती। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का जो एम है उसके अंदर सबसे पहला एम यही रहता है कि हमें जो है इलेक्शन जीतना है। तो इसलिए इसके एम वगैरह, गोल वगैरह में भी डिफरेंशिएशन रहता है। ऑन दिस बैकग्राउंड वी कैन से दैट व्हेन पीपल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग पॉलिटिकल पावर एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, सच ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब इसके हिसाब से आप क्या कह सकते हैं कि कुछ लोग जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका गोल ये रहता है कि उनको कुछ पॉलिटिकल पावर मिले और वो लोगों की भलाई के लिए या लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो तब वो पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फॉर्म करते हैं, उसे पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, विन इलेक्शंस एंड गेट पावर एंड एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी। तो देखो क्या क्या दिया है। पहली बात, A group of people who aim to contest elections, मतलब इलेक्शंस में उन्हें भाग लेना पड़ता है और कंपटीशन करना पड़ता है। विन इलेक्शंस, उनको जीतना होता है इलेक्शन, दैट इज द मेन थिंग। एंड गेट पावर, यहाँ से पावर भी मिलेगी उनको। अगर वो जीते तो उनके पास पावर आएगी ना, वो मिनिस्टर वगैरह बन सकते हैं, ये पावर आती है। एंड एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी, उनकी पार्टी की गवर्नमेंट की स्थापना की जाए। ओके, तो ये होता है पॉलिटिकल पार्टी। नाउ फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेना ध्यान से। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, 5 के 5 करने को कभी बोलेंगे नहीं, तो इसलिए 4 अगर बोले, अगर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया तो आपको सिर्फ फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बोलकर 1, 2, 3, 4 और 5, बस इतने हेडिंग्स लिख देने। और अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आया तो आपको इसके अंदर से 2-2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी हर एक के लिए, तो इसलिए समझ के लेना बहुत जरूरी है। देखिए, टू बी इन पावर इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टू बी इन पावर, मतलब पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में ही नहीं होगी तो क्या फायदा। अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शंस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मैंने बोला ना कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो पार्टियां रहती है, उनका मेन एम क्या रहता है कि उनको पावर चाहिए होती है, पॉलिटिकल पावर, जैसे कि मिनिस्टर बन गए, ठीक है, या फिर लोकसभा के मेंबर बन गए, या फिर राज्यसभा के मेंबर बन गए, या फिर स्टेट असेंबली के मेंबर बन गए, कई के भी मेंबर उनको बनना है और पॉलिटिकल पावर गेन करनी है। Thus different political parties compete with each other to get power। तो कुछ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती है, जिससे कि उनमें से कोई तो बेस्ट पार्टी होगी जिसे पावर मिलेगी। There is nothing wrong in this competition but the competition should be fair।
भले इसके अंदर कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन फेयर भी तो होना चाहिए। जैसे श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका में होता यह है कि जो लोग हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, सिन्हालीज और तमिल्स। ठीक है, मतलब जो सिन्हालीज लोग हैं वो एक्चुअली में श्रीलंका के होते हैं, और जो तमिल्स है वो इंडिया से श्रीलंका माइग्रेट किए हुए बहुत सालों पहले। तो अब हुआ ये कि वो श्रीलंकन्स कहते हैं कि सिन्हालीज को हम वोटिंग की पावर में ज़्यादा वोट को वैल्यू देंगे, अब जबकि जो इंडियंस है उनको कम वोट की पावर देंगे। जैसे कि अगर मान लो सिन्हालीज के 1 वोट की पावर 2 वोट के बराबर है, तो तमिल्स के 1 वोट की पावर 1 ही वोट के बराबर है। तो देखिए इसे कहते हैं हम नॉट अ फेयर कॉम्पिटिशन, है कि नहीं, क्योंकि तमिल्स को तो मिल ही नहीं रहा है ना अपना हक, उनको तो हाफ ही मिल रहा है ना रिप्रेजेंटेशन जितना सिन्हालीज को मिल रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि फेयर कॉम्पिटिशन नहीं है, जबकि इंडिया में फेयर कॉम्पिटिशन है, सबको 1 पावर का वोट मिलता है, सबको वोट करने की पावर मिलती है, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब 18 साल के ऊपर के ही लोग वोट कर सकते हैं, इतना है। ठीक है, अब देखिए टू बी इन पावर समझ में आ गया, इजी है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। ठीक है, तो मतलब उनकी एक विचारधारा होती है, उनको कुछ ऐसे विचार होते हैं, उनके कुछ आइडियाज होते हैं, और उन आइडियाज को परस्यू करना, उन आइडियाज को लोगों तक पहुंचाना और उनके बेस्ड काम करना, इसे कहते हैं टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज सम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यूज, मतलब हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास कुछ ऐसी पॉलिसीज होती है कि उनको इस ऑब्जेक्टिव पे, इस पॉलिसी पे काम करना है। पार्टीज हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट सोशल इश्यूज, मतलब इवन जो अलग अलग सोशल इश्यूज होता है, अलग अलग इश्यूज रहते हैं। जैसे कि अभी देखिए जो बीजेपी है, इसका जो है चुनाव के पहले इन्होंने प्रॉमिस किया था कि आर्टिकल 370 को हटाएंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे, ये सब इनकी आइडियोलॉजी थी, और इस आइडियोलॉजी पे बेस्ड ही लोगों ने इनको वोट दिए कि यार तुम लोगों की आइडियोलॉजी हमें अच्छी लगी, तुम्हें हम वोट देंगे, और ये जीती भी। और इसके बाद इन्होंने जो है अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम किया। समझ में आया? तो यही बोला है कि दिस टुगेदर मेक पार्टी आइडियोलॉजी, मतलब पार्टी को क्या लगता है, क्या उनके इश्यूज मेन उनको कॉन्सेंट्रेट करना होता है, या फिर क्या उनके वर्ल्ड व्यूज है, क्या वो सोचते हैं, उसके हिसाब से जो है वो काम करेंगे। द पीपल हु कंसिडर एनी स्पेसिफिक पार्टी आइडियोलॉजी इज एक्सेप्टेबल सपोर्ट दैट पॉलिटिकल पार्टी। देखिए एक और बार मैं पढ़ रहा हूँ, द पीपल हु कंसिडर एनी स्पेसिफिक पार्टी आइडियोलॉजी एज एक्सेप्टेबल सपोर्ट दैट पॉलिटिकल पार्टी। वही चीज है कि अगर लोगों को तुम्हारी आइडियोलॉजी पसंद है तो लोग तुम्हें वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जाओ भाड़ में बोलेंगे। द पीपल हु, अच्छा ये हो गया। सोशल सपोर्ट रिसीव्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड द मास बेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब लोगों के द्वारा जो उनको सपोर्ट मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी को, उसे हम कहते हैं मास बेस। ठीक है, उसे मास बेस, मास मतलब जो लोग है, बहुत सारे लोगों का उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो वो एक एज अ फाउंडेशन, एज अ बेस काम करता है फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। इन मॉडर्न डेज आइडियोलॉजीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अपीयर टू बी सिमिलर। अभी देखिए जमाने के हिसाब से क्या हो रहा है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के गोल्स कुछ कुछ सेम होते जा रहे हैं। Hence it has become difficult to differentiate between the parties on the basis of ideologies। देखिए पहले क्या होता था कि हमें पता था कि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है और मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, क्योंकि पुराने ज़माने में बहुत कम कंपटीशन हुआ करता था और उसकी वजह से आइडियोलॉजी भी लोगों की अलग अलग हुआ करती थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि इतनी सारी पार्टियाँ हो गई है और इतनी सिमिलर आइडियोलॉजी है सबकी, बहुत सारे पार्टीज़ की सेम आइडियोलॉजी है कि हम जो है पाकिस्तान को हराएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बोलती है हम रिलीजन के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होने देंगे, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि करप्शन नहीं करेंगे, हालांकि कितना सच होता है वो तो आपको भी पता होगा। ठीक है, तो इसलिए आइडियोलॉजी के हिसाब से आज के ज़माने में डिफरेंशिएशन करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एम कुछ कुछ एक जैसा होता है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, टू हैव अ पार्टी एजेंडा, मतलब पार्टी का एजेंडा क्या होगा, पार्टी किस चीज पे काम करने वाली है मेन, उसे पार्टी एजेंडा कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर देयर पार्टीज एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी, मतलब आइडियोलॉजी के बेसिस पर ही वो एजेंडा बनता है। मतलब एक पार्टी का अगर आइडियोलॉजी ये है कि उनको पाकिस्तान के खिलाफ कुछ युद्ध लड़ना है, तो उसके हिसाब से वो अपना पार्टी एजेंडा बनाएगी कि हम अगर जीते तो हम पाकिस्तान के खिलाफ ये चीजें करेंगे, ये काम करेंगे, ये सब ये आइडियोलॉजी बनाएगी। ठीक है, दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर, मतलब जैसे उनको पॉलिटिकल पावर मिलता है, जैसे उनकी सरकार बनती है, उसके बाद वो अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उन्होंने जो प्लान बनाए थे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजेंडा, मतलब लोगों का जो सपोर्ट है वो आइडियोलॉजी पे कम और एजेंडा पे आजकल ज्यादा मिलता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद टू एस्टैब्लिश ए गवर्नमेंट
ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी, ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है। पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन। अब इसके बाद एक बार ये इनका इलेक्शन हो गया कि इसके बाद क्या करती है पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी और जो पूरे नेशन को, पूरे कंट्री को गवर्न करेगी। द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स मेजोरिटी इन इलेक्शंस फॉर्म्स द गवर्नमेंट। ये तो बड़ा ही आसान है कि जिसको मेजोरिटी मिलेगी, जिसको लोकसभा में 50% से ज्यादा सीटें मिलेंगी, वो पार्टी मेजोरिटी में और उसकी सरकार बनेगी। द पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा ये तो हो गया। द पार्टीज विच डू नॉट गेट मेजोरिटी एक्ट एज अपोजिशन पार्टीज। मतलब जिस पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, अब आपको पता है कि अगर 50% से ज्यादा सीटें एक पार्टी को मिल गई तो दूसरी पार्टी को 50% से ज्यादा तो मिल नहीं सकती, तो बाकी सारी पार्टीज जो है उनको कभी भी मेजोरिटी नहीं मिल सकती, और ये सारी पार्टीज जो है वो अपोजिशन पार्टीज का रोल अदा करती है। और अपोजिशन पार्टीज का मेन रोल क्या होता है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक लिंक होती है, एक चेन जैसी होती है जो इन दोनों को जोड़े रखती है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज वर्क एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। मतलब लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक की तरह काम करती है। पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिकेट द डिमांड्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। जो स्पेशली जो विरोधी पार्टी रहती है, जो अपोजिशन पार्टीज होती है, वो तो चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कि ये सरकार ने ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो सरकार है वो अच्छे से अपने नियम को और भी इंप्रूव करके दे सकती है। ओके, Now, the government tries to get support of the people for its policies and programs through political parties. मतलब गवर्नमेंट जो है वो लोगों का, उनको सपोर्ट कब मिलेगा, जब उनकी जो पॉलिसीज है वो लोगों के हिसाब से प्लान्ड हो। और लोगों के हिसाब से पॉलिसीज कब प्लान्ड होगी, जब उनको पता होगा कि लोगों को क्या चाहिए, और लोगों को क्या चाहिए होगा ये कब पता चलेगा, जब वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो गवर्नमेंट को बताएगी कि क्या करना है। ओके, अब देखिए ये जो है ये बॉक्सेस वगैरह हम बाद में जरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका मैं बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा आंसर्स देने वाला हूँ। नाउ, चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अब ये कुछ खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं, आप सिर्फ एक बार अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लो, एग्जाम में फिलअप वगैरह आ गया तो लिखने को आना चाहिए। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है उसका नेचर बदल रहा है इंडिया में, ठीक है, इसका नेचर बदल रहा है इंडिया में। अब सबसे पहले उसके पहले आपको ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है। अब देखिए ये जो पिंक बॉक्स है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक मिनट, आई एम सो सॉरी, ये वाला नहीं चाहिए था मुझे, ये वाला चाहिए था, सॉरी। इवन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन बॉक्स, ठीक है। इफ पावर रिमेन्स विथ वन पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड इफ नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्फ्लुएंशियल, द पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड एज वन पार्टी सिस्टम। अब देखिए दुनिया में 3 तरीके के पार्टी सिस्टम होते हैं, जो कि होता है वन पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। अब देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग पार्टी सिस्टम होता है। जैसे कि यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, वन पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड जो है पावर में रिमेन होती है। मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा पावर में रहती है, एंड इफ नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्फ्लुएंशियल, बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ खासा रोल है नहीं। जैसे कि अगर चाइना में देखें तो चाइना में क्या है, वन पार्टी सिस्टम है। वहाँ पे जो है सिर्फ वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका ही रूल रहता है हमेशा, और वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज तो है ही नहीं। वहां पे इलेक्शन कौन लड़ सकता है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, और जो कम्युनिस्ट के सपोर्ट में है उतनी ही पार्टियां लड़ सकती है, बाकी कोई भी पार्टीज लड़ नहीं सकती वहां पे इलेक्शन। इसे कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। भले ही वहां पे पार्टीज ज्यादा है, लेकिन सारी पार्टीज जो है वो एकदम छोटी छोटी पार्टीज है, और वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट में ही रहती है, वो अपोजिशन में नहीं रहती। तो इसलिए इसे वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि अपोजिशन है ही नहीं, उसी पार्टी के साथ चल रहे सब। बढ़िया है भाई। अब देखिए आगे क्या है, लेकिन इसके बढ़िया एक्चुअली नहीं कह सकते, क्योंकि अगर अपोजिशन ना हो तो क्या होता है, गवर्नमेंट की मर्जी चलती है और लोगों के ऊपर जो सरकार को अच्छे नियम लगते हैं वो थोप देते हैं, तो इसलिए अच्छा नहीं होता। इन पॉलिटिक्स व्हेन 2 पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्फ्लुएंशियल एंड इफ पॉलिटिकल पार्टीज एंजॉय पावर अल्टरनेटिवली द पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड द 2 पार्टी सिस्टम। अभी देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, ठीक है। तो यूएसए के अंदर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स नाम की 2 पार्टीज होती है, ठीक है। सिर्फ 2 ही पार्टियां होती है जो वहां पे इलेक्शन लड़ सकती है, और ये दोनों पार्टीज के अंदर अल्टरनेटिवली, मतलब कभी इसका आ जाता है कभी उसका आ जाता है, ऐसा होता है। तो इसे हम 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया, बड़ा ही आसान चीज है।
And when many political parties compete for political power and more or less they are equally influential, the party system is called multi-party system. तो multi-party system का क्या मतलब होता है कि बहुत सारी political parties जो है वो political power के लिए लड़ रही है, तो इसे multi-party system कहते हैं. जैसे कि इंडिया इसका एग्जाम्पल है. हालांकि इंडिया जो है वो मल्टी पार्टी से एक्चुअली वन पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका अभी 10 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट फॉर्म हो गया है ऑलरेडी, और अगर वो टर्म जीत जाते हैं तो मेरे ख्याल से इंडिया को मल्टी पार्टी सिस्टम से हटा के वन पार्टी सिस्टम में डाल दिया जाएगा. क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे देश में एक पार्टी है तो वन पार्टी सिस्टम होगा. ऐसा है कि अगर एक ही पार्टी बहुत समय के लिए राज कर रही है तो उसे वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है. अब क्वेश्चन ये आएगा आपके दिमाग में कि यार कांग्रेस भी तो बहुत समय से राज कर रही थी, तो उसे क्यों नहीं वन पार्टी बोल देते, वन पार्टी सिस्टम. तो होता यह है कि कांग्रेस के साथ साथ बीच बीच में बहुत ही छोटे ही टाइम के लिए सही लेकिन दूसरी भी सरकारें आ रही थी. जैसे कि जनता पार्टी जो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी, उसकी भी बीच बीच में सरकारें आती रही है इन बिटवीन द कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें थी. तो इसलिए क्या होता है कि उसे वन पार्टी सिस्टम नहीं कहा गया. लेकिन ऐसा बहुत बड़ी संभावना है कि बीजेपी जो है नेक्स्ट चुनाव मतलब 2024 में चुनाव होगा तब भी जीतेगी, और इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम से वन पार्टी सिस्टम में इंडिया कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा लगता है. अभी के लिए तो नहीं है. अभी के लिए आपको इतना ही पढ़ना है कि इंडिया जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है. अब देखिए चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया. देखिए द कांग्रेस वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. जैसे इंडिपेंडेंस मिली कांग्रेस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी. तो देखिए आप जवाहरलाल नेहरू की बात कर लीजिए, आप इंदिरा गांधी जी की बात कर लीजिए, आप संजय गांधी जी की बात कर लीजिए, या फिर राजीव गांधी जी की बात कर लीजिए. बहुत सारे कांग्रेसी नेता जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं. अब देखिए कांग्रेस हैड अ मेजॉरिटी एट सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. मतलब ज्यादातर स्टेट्स में और सेंटर में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है कांग्रेस की मेजॉरिटी थी. इंडियन पॉलिटिक्स वाज कंट्रोल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी. मतलब कांग्रेस पार्टी से ही जो है इंडियन पॉलिटिक्स एकदम कंट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि ये एक सिंगल ही था, वो ही पार्टी बार बार आ रही थी. दिस एरा वाज डिस्क्राइब्ड एज एरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम. तो यहाँ भी सिंगल पार्टी सिस्टम चल रहा था ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि पहले जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार और उसके बाद वापस कांग्रेस की ही सरकार आई थी जो कि हमारे थे लाल बहादुर शास्त्री जी. तो इसलिए इसे सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद वापस कांग्रेस की सरकार थी. द नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर एंड चैलेंज द सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम इन 1977. तो 1977 में सारी जो कांग्रेस के खिलाफ पार्टीज थी वो एक साथ आ गई, और जो सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम चल रहा था 1977 तक, मतलब 30 साल तक चल रहा था ये, इसको चैलेंज करने के लिए सारी कांग्रेस की विरोधी सरकारें पार्टियां एक साथ आ गई. Now, after the 1989 Lok Sabha elections, the system of one party emerging as dominant party came to an end. तो देखिए 1989 में जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद जो है वन पार्टी सिस्टम, जो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था, ये जो है वो कुछ कुछ खत्म होने लगा था. क्योंकि क्या हो रहा था कि 1989 में किसकी सरकार आई थी, तो आई थी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी. ठीक है, भले ही वो सरकार जल्दी से गिर गई थी लेकिन आई तो थी ना दूसरी पार्टी की. और उसके बाद एच.डी. गौड़ा जी की सरकार आई थी, वो भी कांग्रेस के नहीं थे. तो इसलिए क्या कहते हैं कि 1989 के बाद जो है कांग्रेस की सरकारें गिरने लगी, और इसकी वजह से वन पार्टी इमर्जिंग एज डोमिनेंट पार्टी, ये जो सिस्टम था ये खत्म होने लगा था. सिंस देन डिफरेंट पार्टीज बिगैन टू कम टुगेदर टू फॉर्म कोएलिएशन गवर्नमेंट्स. कोएलिएशन गवर्नमेंट्स मतलब एक साथ आ जाना. तो कोएलिएशन गवर्नमेंट मतलब गठबंधन की सरकार, सब सारी जो पार्टियां वो एक साथ आके गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेती है. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कोएलिएशन गवर्नमेंट्स. बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग कोएलिएशन गवर्नमेंट्स. मतलब बीजेपी ने भी कोएलिएशन गवर्नमेंट बनाई हुई है, कांग्रेस ने भी एक बार कोएलिएशन गवर्नमेंट बनाई हुई है. द बिलीव दैट कोएलिएशन गवर्नमेंट ब्रिंग्स इंस्टेबिलिटी वाज प्रूव्ड रॉन्ग बाय द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री. मतलब पहले ऐसा लगता था कि यार गठबंधन की सरकार है तो वो कभी भी गिर जाएगी, और ऐसा हुआ भी है. 1989 के बाद जो है जो गठबंधन की सरकारें थी वो जल्दी जल्दी गिरने लगी. विद इन 2 ईयर्स जो है सरकार गिर जाती थी. और इसलिए क्या कहते थे कि कोएलिएशन गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो बहुत ही इनस्टेबल होता है, वो बार बार कुछ भी हो सकता है उसके अंदर. लेकिन ये जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए, इतने सारी जो पार्टीज है वो कोएलिएशन गवर्नमेंट बना रही थी, और इसकी वजह से
ये जो फैक्ट था कि इंस्टेबिलिटी आती है, इसे भी रॉन्ग प्रूव कर दिया गया था। इन फैक्ट द कोएलिशन गवर्नमेंट सिस्टम इज स्टेबलाइज्ड इन इंडिया। कई जगहों पे जो है कोएलिशन गवर्नमेंट सिस्टम स्टेबलाइज्ड है, मतलब ये जो है स्टेबल है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब ये पेज हो गया हमारा, ये हम बाद में करेंगे। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट कवर कर लेते हैं इस हमारे इस सेशन का, जो कि है द नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज। अब नेशनल पार्टी, कोई पार्टी को कैसे बनाया जाता है और रीजनल पार्टी कैसे बनाया जाता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। नेशनल पार्टी का मतलब होता है जो पार्टी जो है लोकसभा में इलेक्शन लड़ सकती है, लोकसभा राज्यसभा में, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए, उसे हम नेशनल पार्टी कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारी पार्टियां मुंह उठा के आ जाएंगी और लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन लड़ेंगी। उनके लिए कुछ क्राइटेरिया बना हुआ रहता है, और जब तक वो क्राइटेरिया का पालन नहीं होता तब तक उन्हें नेशनल पार्टी को घोषित नहीं किया जा सकता। देखिए, टू गेट रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी द इलेक्शन कमीशन हैज प्रिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब हमारे जो इलेक्शन कमीशन है वो जो है रूल्स बनाती है सारे इलेक्शंस के, और उन्होंने जो है एक कंडीशंस बना के रखी है कि तुम्हें अगर नेशनल पार्टी बनाए तो क्या करना पड़ेगा। पहली बात, अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन द अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस। अब देखिए, पहली बात हमें क्या चाहिए, या तो लोकसभा में जितने भी स्टेट होते हैं, अब हर एक स्टेट से अलग अलग लोग आते हैं चुनाव में लड़ने के लिए, तो ऐसे 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में लोकसभा के लिए या फिर स्टेट असेंबली, मतलब वहाँ की जो विधानसभाएं होती है उसकी इलेक्शंस में आपको 4 से ज़्यादा स्टेट में 6% वोट चाहिए। ठीक है, तो जितने भी वोट है उसमें से 6% वोट चाहिए। और मैं बता दूं, 6% वोट भी कोई मजाक नहीं होता। अगर आपको लग रहा होगा यार 100 में से 6 वोट भी लाने क्या आसान चीज़ है, तो ये आसान चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। तो या तो आप 4 स्टेट की असेंबली में आप इलेक्शन में 6% वोट लाओ, या तो लोकसभा में जितने भी आपके जो लड़ते हैं लोग, उनको 4 स्टेट में कोई भी 4 लोगों को भी 6% वोट मिल गए तो भी बस हो गया। बस आपको 6% वैलिड वोट चाहिए। एंड मिनिमम 4 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स इन द अर्लियर इलेक्शन। ठीक है, तो पिछले इलेक्शन में जो है लोकसभा में कम से कम 4 मेंबर इलेक्टेड चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा में अगर तुम्हारे 4 मेंबर इलेक्टेड है, ओके, फ्रॉम एनी स्टेट, कहीं से भी 4 मेंबर अगर तुम्हारे लोकसभा में इलेक्टेड है तो तुम बना सकते हो नेशनल पार्टी। और the candidates of a party should be elected from minimum 2% constituencies out of total Lok Sabha constituencies and from minimum 3 states। अब देखिए क्या होता है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो कैंडिडेट्स ऑफ अ पार्टी है, मतलब पार्टी के जो ये जो चुनाव के लिए जो उम्मीदवार है, वो या तो 2% ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से इलेक्ट होके आते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या होता है कि लोकसभा के लिए अलग अलग आपको रीजन्स में डिवाइड किया जाता है इंडिया को, और उन हर एक रीजन में से एक नेता को चुनकर लोकसभा का पार्ट बनाया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि सातारा डिस्ट्रिक्ट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक जो है हम इलेक्ट करके भेजते हैं। तो ऐसी 2% कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब इंडिया में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 500 से ज़्यादा है वैसे, इनमें से 2% कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से आपके कैंडिडेट्स को इलेक्शन मिलना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है इंडिया में, तो उसमें से कोई भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से आपके ये जो आपके पार्टी के लोग लोकसभा में इलेक्टेड होने चाहिए, एंड फ्रॉम मिनिमम 3 स्टेट्स, या फिर 3 स्टेट से मिनिमम। समझ में आ गया, 3 स्टेट से मिनिमम आपको ये इलेक्ट करके लाने हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि इसके बाद जो है मैं आपको एक और वीडियो दूंगा, स्पेशली इस पिंक बॉक्स के लिए एक छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊंगा बाद में आपके लिए। ओके, सो इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम अपनी नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज़ लाइक करो, और ये NTSC के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे वगैरह। तो इसलिए thank you so much for watching this session. Please like, share and subscribe, and bye bye.